3 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक है लॉन्च ऑफ माई नैप 2020। इसे देखेंगे क्या है, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज क्या होती हैं, अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जास्कर रोड ये न्यूज़ में है, पैरोशमिया क्या होता है इसे देखेंगे, बैकाल जीवीडी क्या है, एंड अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये क्या है, व्हाट आर क्यूलेक्स एंड कॉमन हाउस मॉस्किटो, एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोसेना क्या है यह भी न्यूज़ में है रिसेंटली, दादा साहब फाल्के अवार्ड न्यूज़ में है किसे मिला है और ये क्या अवार्ड होता है, किस लिए मिलता है, सारी डिटेल से देखेंगे। वाई हरियाणा अमेंडेड रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन असेंबली, हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए बिजनेस जो असेंबली में बिजनेस होता है मतलब कंडक्ट कैसे होगा इसके लिए कुछ रूल बनाए, इसे देखेंगे। 2006 का केस है सुप्रीम कोर्ट का पुलिस रिफॉर्म पे, इसे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था पुलिस रिफॉर्म के लिए कि पुलिस में क्या क्या सुधार करना चाहिए। चलते हैं जी अपने फर्स्ट टॉपिक पे, लॉन्च ऑफ माई नैप 2020। ये एक पोर्टल है जी, जैसे वेबसाइट होती है ना, जैसे आपकी गूगल की वेबसाइट है, ऐसी एक वेबसाइट है, पोर्टल है इंटरनेट पे। माई नैप 2020 किसने बनाया, एनसीटीई ने। एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के जरिए बनाई थी, एक संवैधानिक संस्था है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी लॉन्च किया है माई नैप 2020। देखो प्लेटफॉर्म तो एनसीटी का है लेकिन लॉन्च किसने किया है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किस लिए लॉन्च किया है, क्या पर्पज है जी इसका, उद्देश्य क्या है इसका, ये है कि ये स्टेक होल्डर से इनवाइट करेगी जी इन सजेशन, मतलब उनसे सजेशन मांग रही है कि आप सजेशन दो, सलाह दो अपनी कि हमें नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाने हैं टीचर्स के लिए, और एक नेशनल मिशन है हमारा फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप। मतलब टीचर को ये बताने के लिए कि उनके लिए क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो इसके लिए सजेशन मांगे हैं स्टेक होल्डर से, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये प्लेटफॉर्म यही काम करेगा, जो माई नैप है उस पर सजेशन आएंगे लोगों को कि टीचर्स के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, और मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए। मेंटरिंग प्रोग्राम का मतलब ये है जी मेंटरिंग करना, टीचर जो करते हैं बच्चों को मेंटरिंग ही तो करते हैं। अब ये NPST है जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम है जो, ये 2 मेजर रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू की थी, इम्प्लीमेंट की थी, शुरू की है जी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। उसके ही 2 रिकमेंडेशन है, सिफारिश की थी उसने कि नेशनल कोई स्टैंडर्ड होने चाहिए टीचर के लिए और आपके मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए एक मिशन होना चाहिए। तो ये उसके ही दोनों कंपोनेंट हैं, कोई नई बात नहीं है, ये 2020 की पॉलिसी में ये लाए गए थे। ये प्लेटफॉर्म कब से कब तक होगा जी, माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म होगा जो पोर्टल 1 अप्रैल 2021 से लेके 15 मई 2021 तक, 1.5 महीने तक रहेगा जी। इस पर सजेशन दे सकते हैं। इस पर फॉर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स एनसीटी विल वर्क इन क्लोज कंसल्टेशन विद इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी एनसीटी, ये सारे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ कंसल्ट करके तब तैयार करेगी। कंसल्ट का मतलब है जी उनकी सहमति, चर्चा करके तैयार करेगी। जो एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, ये क्या करेगी, ये रिव्यू करेगी जी जो भी इनपुट्स आएगी कंसल्टेशन के पीरियड के दौरान। जो भी जैसे एनसीटी कंसल्टेशन कर रही है किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक एक्सपर्ट कमेटी उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू का मतलब देखेगी कि हाँ हाँ किसमें क्या क्या डिसीजन ले गए और क्या क्या ये रिव्यू आया इसका, और फिर उसके बाद फाइनली फॉर्मुलेट करेंगे ड्राफ्ट फॉर पब्लिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब ये समझ लो जी पॉलिसी रूल्स वगैरह बनाएंगे, ये बन गए, अब इसे पब्लिक रिव्यू के लिए तैयार कर देंगे। कमेंट्स विल देन बी यूज टू प्रिपेयर फाइनल ड्राफ्ट फॉर नोटिफिकेशन। फिर पब्लिक रिव्यू के लिए जी इंटरनेट पे जैसे माई नैप प्रोटोकॉल है इस पर डाल दिया, फिर पब्लिक अपना रिव्यू देंगे जी। पब्लिक का मतलब है जी जनता, आप भी दे सकते हो, कोई टीचर दे सकता है, कोई भी रिव्यू दे सकता है कि हाँ इसमें पॉलिसी में ये है या ये सुधार होना चाहिए, ये सही बात है या ये गलत बात है, अपना रिव्यू देंगे। तो फिर ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा इसके लिए। अब जो ने NCTA ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इंडियन गवर्नमेंट की। ये कब सेटअप की गई थी, 1993 में एक्ट बनाया था इसी नाम से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, और उसके बाद इसे 1995 में बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। तो जो भी कोई बॉडी मान लो एक्ट के थ्रू बनती है तो कैसी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक संस्था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक बॉडी, संविधान से बनी है। तो ये सिस्टम है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट हमारा स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, ये ब्लैंक चेक कंपनी को ही बोलते हैं जी, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। ये हमने ब्लैंक चेक कंपनी पे पढ़ा हुआ जी, एक स्पेशल लेक्चर भी लिया था। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएस का एक डिपार्टमेंट है जी, कमीशन अमेरिका का, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इसने अभी अलर्ट जारी किया है, मतलब चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। किस लिए? स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज को वार्निंग दी है जी, इसलिए न्यूज़ में है। ये स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी या ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं। ये एक एंटिटी होती है जी, कंपनी होती है, कैसी? मान लो जी इसको बनाया जाता है कंपनी को फॉर ए स्पेसिफिकली सेट अप, मतलब किया जाता है फॉर द ऑब्जेक्टिव अक्वायरिंग ए फर्म इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब ये कंपनी ऐसी होती है जी, देखो कागजों में कंपनी है बस, ये वैसे कोई उसकी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी ऑपरेशन नहीं चल रहा, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ना ही कोई प्रोडक्ट बना रही है, ना ही कोई बिस्किट वगैरह कुछ नहीं बना रही है, समझ रहे हो? जैसे कोई कंपनी है जी, कुछ तो बना रही होगी, पेन बना रही होगी कुछ, ये कुछ नहीं बना रही, सिर्फ कागजों पे कंपनी है, ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है। फिर किस लिए बनाई जाती है? कोई पर्टिकुलर सेक्टर को अक्वायर करने के लिए। अक्वायर करने का मतलब है जी, मान लो कोई कंपनी जैसे दूसरी खरीदनी है या कोई इक्विपमेंट खरीदने कुछ भी, तो उसको खरीदने के लिए ये कंपनी सेटअप की जाती है। और कंपनी जब सेटअप की जाती है तो इसके आईपीओ निकाले जाते हैं। मनी कैसे रीच की जाती है? आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जी आईपीओ। जब कोई भी कंपनी स्टार्टअप है जी, ये स्टार्टअप का मतलब बोलते हैं जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है ना, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। तो ये कंपनी हुई जी, इसने पहला अपना शेयर मार्केट में जारी किया, पहला शेयर, फर्स्ट शेयर की बात हो रही है। और शेयर क्या होता है जी? कागज़ पे लिखा है, ये कागज़ है, पेपर है, उस पर लिखा शेयर, ये शेयर है। जिस भी कंपनी का नाम लिखा होगा, जितने प्राइस का उतना प्राइस लिखा होगा। मान लो 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़ का, तो 1000 रुपीज़ लिखा होगा। अब जब ये फर्स्ट शेयर जारी करेगी ना कोई भी कंपनी, उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब शेयर जारी करेगी, आप पब्लिक खरीदती है जी, हम आप खरीदते हैं इसके शेयर। मान लो 1000 रुपये का शेयर है, खरीद लिया। हमें फ़ायदा ये होगा कि ये इंटरेस्ट, मतलब डिविडेंड देगा जी हमें, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है जी लाभ देगा। जैसे मान लो कंपनी को अगर 15% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, तो हमें 1000 का 15% मिल जाएगा, 15%। 15% कितना हो जाएगा जी? 150 रुपीज़ मिल जाएंगे हमें, अगर कंपनी को एक साल में 15% का फ़ायदा हुआ। अगर नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान होगा। ये होता है जी ये आईपीओ शेयर। तो ये जब जारी करेगी तो इससे मनी रेज करेगी ना आईपीओ। मान लो आईपीओ जारी किया जी शेयर कंपनी ने, स्टार्टअप ने, तो ये इसके पास पैसा आया, लोगों ने 1000 रुपये के जितना भी प्राइस है इसके शेयर का वो खरीदा। सारा पैसा किसके पास आया? इस कंपनी के पास, ब्लैंक चेक कंपनी के पास या स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी के पास। तो ये सारा पैसा किस लिए करती है? इकट्ठा करती है जी, ताकि कोई भी कंपनी है, एक कंपनी बना लेगी जी अपनी दूसरी ब्लैंक चेक कंपनी। जैसे मान लो जी वोडाफोन की कंपनी है, ये एक कंपनी बना लेगी ब्लैंक चेक कंपनी, या आप स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी भी बोल सकते हो। तो ये कंपनी बना लेगी कि इसे मान लो कोई फ्यूचर में कुछ चीज़ खरीदनी है, कुछ इक्विपमेंट चाहिए इसे कंपनी को चलाने के लिए, तो ये कंपनी बना ली और इसके आईपीओ के जरिए मनी रेज कर ली, पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इस मनी से क्या जी है? वंस द मनी इज रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, इट इज़ केप्ट इन एस्क्रो अकाउंट। ये एस्क्रो अकाउंट में रख दी जाती है। देखो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, ब्लैंक चेक कंपनी क्या होती है, और एक आपका होगा जी सेल कंपनी क्या होती है। इसके बारे में 4 से 5 मिनट का लेक्चर है जी, जो आप करंट विद जो यहाँ पे लिखा है ना, जहाँ पे सिंपल सीएससी लिखा है, उस पर क्लिक करो, उस पर प्ले लिस्ट आ जाएगी इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सिर्फ 4 से 5 मिनट का लेक्चर है। देखो इस लेक्चर में आप 4 से 5 मिनट वेस्ट मत करो, आपको देखना तो उसमें डिटेल में देखिए। तो ये एक एस्क्रो अकाउंट में रख दिया जाता है मनी, जो भी ये कंपनी रेज करेगी ना, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी या ब्लैक चेक कंपनी, स्पेशल, ये एस्क्रो अकाउंट में रख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई एक्विजिशन करना पड़े। एक्विजिशन का मतलब कुछ चीज़ खरीदनी हो, एक्वायर करनी हो, मान लो ज़मीन खरीदनी हो कंपनी के लिए, कुछ और चीज़ खरीदनी हो, लेकिन अगर विद इन 2 ईयर ये नहीं खरीद पाई, इस पैसे को यूज़ नहीं कर पाई ये कंपनी, तो ये से डीलिस्ट कर देते हैं। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी को डीलिस्ट कर देते हैं। डीलिस्ट का मतलब ये खत्म हो गई। अभी जो मनी जो रेज किया है ना आईपीओ के जरिए, वो वापस पब्लिक को लौटा देंगे जी। जो इन्वेस्टर है ना, जो इन्वेस्टर का मतलब पब्लिक, जो आप हमने जो खरीदा इसका शेयर वापस कर देंगे और ये हमारा पैसा रिटर्न कर देगी मनी। अब सर्टेन मार्केट पार्टिसिपेंट बिलीव दैट थ्रू ए स्पैक ट्रांजेक्शन ए प्राइवेट कंपनी कैन बिकम ए पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं जी, मतलब वो बिलीव करते हैं, जो ये कंपनी होती हैं इसकी वजह से क्या है, वो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन सकती हैं। क्योंकि पब्लिक ट्रेडेड का मतलब क्या है? पब्लिक से पैसा लेंगी, यही पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, शेयर देंगी अपना। तो इससे वो क्या है, विद मोर सर्टेनिटी
एज टू प्राइसिंग एंड कंट्रोल ओवर डील टर्म्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आईपीओ। जैसे अगर मान लो कि ट्रेडिशनल आईपीओ जारी करेंगे जी, तो उसमें उसकी बजाय अगर इससे करेंगी तो ये क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं अपना, ये इसका मेन पर्पज होता है जी। नेक्स्ट इंडियन सिनेरियो क्या क्या, इंडिया ने ऐसा कोई कंपनी है इंडिया की स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, या फिर आपकी ब्लैंक चेक कंपनी कोई ऐसी है? उसका जवाब है यस, हाँ जी। अभी एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है हमारी इंडिया की, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है, नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से जो बिजली वगैरह बनाती है उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, पैदा करने वाला। तो रिन्यू पावर है उसका नाम कंपनी का। इसने अभी मर्ज कर लिया, किसके साथ? मर्ज का मतलब है मिल गई दूसरी कंपनी के साथ, जिसका नाम है आरएमजी एक्विजिशन कॉर्प 2। ये एक ब्लैंक चेक कंपनी है जी, आरएमजी एक्विजिशन कॉर्प 2। तो अभी ये लास्ट मंथ न्यूज में थी, आरएमजी एक्विजिशन कॉर्प 2। इट बिकेम द फर्स्ट इन्वॉल्विंग एन इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द लेटेस्ट बूम इन स्पेक डील्स। ये फर्स्ट इन्वॉल्विंग हो गया जी इंडियन कंपनी, जो अभी बूम में थी, मतलब अच्छी बूम का मतलब है जी इसकी कंडीशन अच्छी चल रही थी, ग्रोथ अच्छी हो रही थी इन स्पेक डील्स में। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जांसकर रोड। देखो इसमें कुछ ऐसा याद करने का कुछ नहीं है, रोड की जांसकर रोड के बारे में हम पढ़ें, बस इसमें इतना है कि कुछ प्लेस न्यूज़ में है, और प्लेसेस इन द न्यूज़ जो रहते हैं मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ लेता है, और आपके किसी भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूज़ में इसलिए जी, अभी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उसने अप्रूव किया है 780 करोड़ रुपीज़ के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है कि वो कारगिल से जांसकर रोड बनाएगा। कारगिल और जांसकर कहाँ पे है? ये जी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के पास कारगिल और जांसकर, कारगिल से लेकर जांसकर तक के लिए एक रोड बनेगा जी। ये 2 लेन का रोड होगा, 2 लेन का रोड होगा, और NH 301 है जी, नेशनल हाईवे 301 नंबर का ये कारगिल जांसकर रोड है। इसमें ये जी एक किस मॉडल के थ्रू तैयार किया जाएगा ये रोड? ईपीसी मॉडल के थ्रू। ईपीसी मॉडल क्या है जी, या ईपीसी मोड भी बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। देखो जी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही होती है, जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, जैसे गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट का मतलब है जी, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी। तो जब मान लो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी कोई मिलकर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये जो ईपीसी मॉडल है ये कैसा मॉडल है जी, इसी का ही एक एग्जांपल है पीपीपी मॉडल का, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर से। प्राइवेट प्लेयर का मतलब खिलाड़ी नहीं है जी, प्राइवेट प्लेयर मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेयर से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें ये होता है जी, मान लो कोई रोड बनवाना है हमें, रोड बनवाना है, तो ये प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट दे देगी भाई साहब ईपीसी मॉडल पे। ईपीसी मॉडल का मतलब है डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक सारा काम प्राइवेट कंपनी करेगी। इंजीनियरिंग करेगी जी, इंजीनियरिंग का मतलब रोड का डिजाइन कैसा होगा, कैसे बनाना है, सारा ये करेगी। प्रोक्योरमेंट करेगी, प्रोक्योरमेंट का मतलब है मटेरियल वगैरह खरीदना, प्रोक्योर करना, उपलब्ध कराना, जितना भी मटेरियल लगेगा, सीमेंट, रोडी वगैरह, कोल तारकोल, जो भी इसमें लगेगा रोड बनाने में, सारा प्रोक्योर कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी। और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? कंस्ट्रक्शन का मतलब रोड बनाएगा कौन? खुद प्राइवेट कंपनी। बनाने के बाद फिर इसे गवर्नमेंट को दे देंगे, लोगों जी ये बन गया आपका और आप रोड ले लो। ये बना के दे देगी प्राइवेट कंपनी, किसको? गवर्नमेंट को। अब ये जांचकर कारगिल रोड बनाया जा रहा है जी, ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया था 2017 में। ये यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं जी, देखो एक तो ये ईपीसी मॉडल जाना हमने, क्या होता है ये ईपीसी मॉडल, और दूसरा इसमें जी जांसकर वैली है, यहाँ पे जांसकर रोड के पास एक सुरू वैली है और शंकु वैली, ये 3 लोकेशन आपको याद रखनी है। ये कारगिल लद्दाख के पास है जी वैली है, कारगिल लद्दाख के पास हाईवे के पास जो ये बन रहा है जांसकर और कारगिल हाईवे, तो इसी के पास शंकु, सुरू और जांसकर वैली, ये 3 लोकेशन आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस इसमें। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना परोसमिया। परोसमिया एक टर्म है जी, अभी यूज हुई, क्यों? क्योंकि कुछ पीपल ने ये अभी एक्सपीरियंस किया, मतलब कुछ पीपलों में देखा गया परोसमिया। परोसमिया होती है जी कि मान लो किसी को बीमारी हो गई है, कोई डिसीज, और वो क्या है, वो स्मेल नहीं कर सकता, मतलब सूंघ नहीं सकता कि स्मेल, जैसे यहाँ पे मान लो कोई खुशबू भी आ रही है चाहे बदबू आ रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, न्यूट्रल है। मान लो उसे बगीचे में ले जाएं, फूलों के फ्लावर गार्डन में ले जाएंगे उसे, जहाँ पे फूल ही फूल है, गुलाब के फूल या कोई भी फूल मान लो जी कोई, तो उसे कोई खुशबू ही नहीं आएगी अगर ये बीमारी होगी परोसमिया की, समझ गए? या फिर मान लो उसे कीचड़ में लेकर चले जाएं, कितनी गटर के पास खड़ा कर दें, उसे बदबू भी नहीं आएगी, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसकी सेंस ऑफ स्मेल है वो बिल्कुल डिस्टॉर्शन हो जाएगा जी उसका।
अफेक्टेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, मतलब उसके जो इसको भी ये परोसमिया होगा वो स्मेल को महसूस नहीं कर सकता, सेंस उसकी चली जाएगी। ये कोविड-19 की बीमारी डिसीज हुई है कुछ पीपल को, उसमें देखा गया है ऐसे सिम्टम, सिम्टम का मतलब है लक्षण, ऐसे लक्षण देखे गए, उन्हें परोसमिया हो गया जी, उन्हें सेंस ऑफ स्मेल उनकी गायब हो गई। लेकिन ये पर्सन विद परोसमिया कैन डिटेक्ट सर्टेन ऑर्डर, जिसको भी मान लो परोसमिया की ये बीमारी डिसीज हो जाती है, वो कुछ सुगंध या दुर्गंध को महसूस कर सकता है। ऑर्डर्स का मतलब है जी स्मेल, स्मेल को ही बोलते हैं, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट कोई स्मेल है, जैसे कॉफ़ी की स्मेल उसे ऐसे दिखाई देगी, मतलब दिखाई क्या देगी उसे, मतलब महसूस कर सकेगा, सूंघ सकेगा। जैसे ब्रंट टोस्ट, अगर टोस्ट को जला दें जैसे उसमें से स्मेल आती है ना, ऐसी कॉफ़ी में से स्मेल आएगी उसे, जिसको परोसमिया हो जाएगा, उसके परोसमिया का शिकार हो जाएगा कोई पर्सन। तो ये टेम्परेरी होता है जी, याद रखना, परमानेंटली नहीं होता। परोसमिया एक टेम्परेरी कंडीशन होती है कुछ समय के लिए, एंड इज़ नॉट हार्मफुल, कोई नुकसान भी नहीं होता इसका। बस आपको क्या है कि स्मेल का नहीं पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्मेल का पता नहीं लगेगा तो आपकी बॉडी में कुछ नुकसान होगा, तो इससे नुकसान नहीं होगा, टेम्परेरी कंडीशन होती है परोसमिया। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना बाइकल जीवीडी अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ये क्या है जी, ये है जी एक बाइकल लेक है जी, लेक कहाँ पे, रसिया में, रसिया में साइबेरिया जगह है जी, वहाँ पे एक लेक है ये झील, वहाँ पे रशियन साइंटिस्ट ने अभी लॉन्च किया है अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है जी, आपको पता ही होगा। टेलीस्कोप कुछ ऐसा होता है जी, मैं इमेज नहीं ले पाया, ऐसा मान लो जी ये टेलीस्कोप होता है, इससे पता लगाते हैं कुछ भी देखना हो, मान लो आपको स्पेस में कुछ देखना है जी, तो टेलीस्कोप के जरिए देखते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, जैसे सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जैसे मान लो जी आपको छोटे छोटे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, ऐसा लेंस होता है। डॉक्टर भी कभी कभी यूज करता है माइक्रोस्कोप, दांत देखने के लिए, आपके टीथ देखने के लिए। तो ऐसे क्या है, ये बड़े लेवल पे मान लो स्पेस में देखना हो तो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, या फिर कोई और अर्थ से ऑब्जर्वेशन करना हो तो टेलीस्कोप। तो ये अभी अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लगाया जी। न्यूट्रिनो का मतलब है एक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जी, न्यूट्रिनो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जी। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है जी विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिन्हें उनके बाद डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे जी इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पढ़े होंगे ना आपने ये। जैसे मान लो जी कोई भी मेटल होती है जी, मेटल धातु, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है जी, नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर इसके चक्कर लाता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल हैं, सबसे छोटे पार्टिकल हैं जी, कुछ पदार्थ, समझ गए। तो इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं जी, बहुत ही छोटे। तो इन पे इलेक्ट्रॉन पे जैसे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं जी, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ नहीं। ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इनको ऑब्जर्व करने के लिए ही ये टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। और इसका नाम क्या है, बैकाल जीवीडी, जीवीडी की फुल फॉर्म है गिगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। ये लेक बैकाल में लगाया जा रहा है, ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है जी, लेक बैकाल, जो साइबेरिया में सिचुएटेड है। डीपेस्ट का मतलब होता है जी सबसे गहरी लेक है, सबसे गहरी। देखो जी ये है अपना हिंदुस्तान, इंडिया, ये है चाइना, ये है मंगोलिया, और ये है रसिया, समझ गए। रसिया के पास ये है साइबेरिया जगह, यहाँ पे लेक बैकाल है। इसकी क्रेसेंट शेप है, दिखाई दे रही है ना, ये शेप कैसी है, क्रेसेंट। क्रेसेंट आपने कभी मून देखा है, चंदा जब निकलता है स्टार्टिंग में, नया नया चंदा जब बनता है, मून बनता है, तो ऐसी शेप होती है ना, आकार, उसका आकार होता है, तो ये क्रेसेंट शेप बोलते हैं इसे, क्रेसेंट शेप, ये क्रेसेंट शेप दिखाई दे रही है। ये सबसे डीपेस्ट लेक है, याद रखना। अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे बैकाल लेक की, अब की मिशन को देखते हैं किस लिए बनाया जा रहा है। ये फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी करेगा जी, फंडामेंटल पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रिनोज, टू पॉसिबली डिटरमाइन देयर सोर्स, इनके सोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कि न्यूट्रिनो आ कहाँ से रहे हैं, इसका डिटेक्ट करेगा ये इट इज़ वन ऑफ 3 लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स। ये पूरे वर्ल्ड में जी 3 ऐसे न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाए गए हैं, जो तीसरा कौन सा है, ये बैकाल जीवीटी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, और इसके अलावा 2 हैं, एक साउथ पोल पे आइस क्यूब टेलीस्कोप, और एक एंटेयर्स टेलीस्कोप है, कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी आपको पता ही होगा कहाँ पे, अफ्रीका और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच में मेडिटेरियन सी। और साउथ पोल आपको पता ही होगा कहाँ पे, ये अर्थ है जी हमारा, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल। अंटार्कटिका जो है जी कॉन्टिनेंट, वहाँ के उसके पास है जी साउथ पोल, तो वहाँ पे एक लगाया गया आइस क्यूब, और एंटेयर लगाया मेडिटेरियन सी में, और तीसरा ये है। अब न्यूट्रिनो जो क्या होते हैं जी, न्यूट्रिनो क्या होते हैं, देखो अगर आपको लग रहा हो मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप ना
सेटिंग में जाके, यूट्यूब पे सेटिंग में जाके स्पीड स्लो कर सकते हो, 0.75 पे भी देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो, 1.25 पे, 1.5 पे, या डबल स्पीड पे भी देख सकते हो। समझ गए? तो आप उसके यूट्यूब में ये फंक्शन है, आप बिल्कुल स्लो करके भी देख सकते हो और फास्ट करके भी देख सकते हो। अब न्यूट्रिनो क्या होते हैं जी? न्यूट्रिनो होते हैं जी, न्यूट्रिनो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय स्विस साइंटिस्ट, एक स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे जी जिन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया न्यूट्रिनो कुछ चीज़ होती है। वॉल्फगैंग पॉली नाम था जी उन साइंटिस्ट का। 1930 में ऐसा बताया उन्होंने, न्यूट्रिनो भी होते हैं और ये सेकंड मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल हैं। सेकंड मोस्ट का मतलब है जी सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में क्या होते हैं? फोटोन। फोटोन क्या होते हैं जी? फोटोन होते हैं, कभी बल्ब आपके रूम में बल्ब लगा होगा जी, कुछ लाइट लगी होगी, उस लाइट की तरफ देखो आप, लाइट की तरफ देखेंगे, जैसे जी मान लो ये लाइट की तरफ है जी और आप देख रहे हो यहाँ से, ये आपकी आँख है, यहाँ से देख रहे हो, तो आप देखोगे तो ये लाइट में रे निकलती हुई दिखाई देती है ना, में रे किरणें आती रहती हैं लाइट की। तो ये जो किरण आती हैं ये सीधी नहीं आती हैं, एक तो ये हमेशा ऐसे आएंगे जी बेंडिंग मोशन में, और ये जब ऐसे आएंगी जो रे दिखाई देंगी आपको, तो ये रे क्या है? ये फोटोन आ रहा है, फोटोन, पैकेट ऑफ फोटोन में आ रहा है, पैकेट ऑफ फोटोन में लाइट आ रही है, इसी को बोलते हैं जी क्या? फोटोन। जो लाइट आती है पैकेट ऑफ फोटोन में, ये सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि सन से क्या रिलीज हो रही है? लाइट रिलीज हो रही है ना सन से, सूरज से, पूरे वर्ल्ड में। समझ गए? तो ये लाइट जो हो रही है इमिट फोटोन के फॉर्म में हो रही है। तो सबसे लार्जेस्ट कोई पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वो क्या है? फोटोन। और उसके बाद क्या है? न्यूट्रिनो। सेकंड मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो। अब ये न्यूट्रिनो जी अबंडेंट है, एवरी सेकंड क्या है? 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोन हमारी बॉडी से पास होते रहते हैं। अब देखो जी हमारी बॉडी है ना, हमारा शरीर, ये इतने छोटे होते हैं न्यूट्रिनो, हमारी बॉडी से पास हो जाते हैं, हमारी बॉडी से निकल जाते हैं ये कम से कम 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो एवरी सेकंड पास होते रहते हैं हमारी बॉडी से। मतलब इनका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है जी, इनमें कोई भार नहीं होता। मास जैसे आपका भार होगा ना, कुछ मास होगा, कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम के होंगे आपका, 5 किलोग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, 50 मान लो, 50 किलोग्राम के होंगे आप, तो इनका कोई ऐसे भार नहीं है, मास नहीं है, नेग्लिजिबल है बहुत। समझ गए? और ये हमारी बॉडी से इजीली पास हो सकते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या है जी? नीड फॉर स्टडिंग। न्यूट्रिनोज को क्यों पढ़ना चाहते हैं हम? इतने छोटे पार्टिकल हैं, क्या काम किया हमारे? देखो इससे पता चलेगा जी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना ये ब्रह्मांड, ये कैसे बने, ये सारे प्लानिट वगैरह कैसे बने। अभी कल्पनाओं में, सिर्फ कल्पनाओं में कैसे, एक इमेजिनेशन थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। जब बिग बैंग हुआ था जी न्यूट्रिनो रिलीज हुए थे उससे, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था उससे भी हुए थे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है जी? हमने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में जब ब्लैक होल पढ़ा था। ब्लैक होल का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो सुपर CSC जहाँ पे लिखा है, ये सिंपल CSC जहाँ पे लिखा है जी, दिखाई दे रहा होगा नीचे आपको, सिंपल CSC चैनल का नाम, वहाँ पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में जाके ब्लैक होल पे लेक्चर देख सकते हो जी, 20-25 मिनट का है पूरा डिटेल। हर बार साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ब्लैक होल से रिलेटेड आता है UPSC के प्रीलिम में। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए अगर इस बार आप देने जा रहे हो प्रीलिम। तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, ब्लैक होल बना था जब, तो उसमें भी न्यूट्रिनो रिलीज हुए थे। और जो सन में रिएक्शन चलती रहती है ना, सूरज में कौन सी रिएक्शन चलती है जी? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन बोलते हैं हिंदी में। एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम से टकराता है, उससे मिलके एक हीलियम एटम बनाता है, हीलियम एटम। समझ गए? हीलियम एटम बनाएगा जी, हीलियम एटम। तो ये होती है जी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे पार्टिकल मिलके बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो ये क्रिया जब होती है तो तब भी न्यूट्रिनो रिलीज होते हैं सन से। तो कहाँ कहाँ से होते हैं? बिग बैंग थ्योरी से हुए जी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हुए, सन से रिलीज होते हैं। बिग बैंग क्या जी? बिग बैंग एक थ्योरी है, सिद्धांत है, दिया था एक साइंटिस्ट ने, कुछ ज्योग्राफर ने। क्या कहा था उन्होंने? एक बिग बैंग कहा था जी, पहले एक छोटा सा कोई स्पेस में छोटा सा ऑब्जेक्ट था जिसकी डेंसिटी बहुत हाई थी, और इसका एक्सप्लोजन हो गया जी, ब्लास्ट हो गया ये, मतलब इसका ब्लास्ट हो गया जी, ऐसे टूट गया ये बहुत सारे हिस्सों में। टूटने के बाद इससे जी एक सन बना, और इसके चारों ओर प्लानेट बने जी, ग्रह जो अभी चक्कर लगाते हैं ना, जैसे पृथ्वी हो गया जी, अर्थ हो गई, मरकरी हो गया, बुध हो गया, मार्स हो गया, मंगल हो गया, ऐसे ही ग्रह चक्कर लगाने लगे, कुछ छोटे प्लानेट बने, कुछ एस्टेरॉइड बन गए जी इस एक्सप्लोजन से। तो ये थ्योरी बता दी है ये सब। तो अगर मान लो जी ये न्यूट्रिनो के बारे में कुछ पता चलेगा, हम जान सकेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई।
अब ये तो था जी इसके बारे में। चलते हैं लेक बैकाल, क्या जी झील है जो बैकाल, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक रिफ्ट लेक है जी, लोकेटेड इन सदर्न साइबेरिया रसिया। हमने लोकेशन देख लिया मैप में ऑलरेडी, कहाँ पे साइबेरिया में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जी बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। वॉल्यूम से देखें तो सबसे बड़ी झील है जी ये, सादे पानी की, मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर झील है जी। देखो जी वॉल्यूम का मतलब है ये जो क्रेसेंट शेप है, और ये क्या है, गहरी है, सबसे डीपेस्ट लेक है, जान लो बहुत नीची है, गहरी है। तो ये जो वॉल्यूम घेर रही है पूरी, वॉल्यूम का मतलब जितना भी ये स्पेस घेर रही है, सबसे बड़ा है जी पूरे वर्ल्ड में, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम। 22 टू लेके 23% तक वर्ल्ड का फ्रेश सरफेस वाटर इसमें है जी। और ये 7th लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जी जितना इसने अर्थ पे एरिया घेर रखा है, ये होगी जी अर्थ पे इतना ये एरिया तो घेर रखा है ये वाला। तो इसके अगर देखें सरफेस एरिया के मतलब सरफेस एरिया के रिगार्डिंग अगर देखें तो 7th लार्जेस्ट लेक है, मतलब 7वीं सबसे बड़ी झील है। इसकी डेप्थ कितनी है जी, इसकी गहराई 1642 मीटर ये गहरी लेक है। और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है जी, सबसे पुरानी झील भी है ये पूरे संसार में, और सबसे गहरी भी है, डीपेस्ट है। 25 to 30 मिलियन ईयर्स पहले ये बनी थी। ये लॉन्ग और क्रेसेंट शेप है जी। क्रेसेंट शेप हमने जान लिया कैसा क्या होता है ऑलरेडी। रीजन टू द ईस्ट ऑफ लेक बैकाल, बैकाल के ईस्ट में पूर्व दिशा में एक ट्रांस बैकाल रीजन बोलते हैं जी, जो रीजन है, या ट्रांस बैकाल या ट्रांस बैकालिया, लूजली डिफाइंड रीजन अराउंड द लेक इटसेल्फ समटाइम्स नोन एज बैकालिया। जो इसके अराउंड जो रीजन है उसे बैकालिया भी बोलते हैं। और 1996 में 1996 में यूनेस्को ने इसे लेक बैकाल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था जी। तो यही याद रखना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी व्हाट आर क्यूलेक्स या कॉमन हाउस मॉस्किटो। कॉमन हाउस मॉस्किटो वही है जी मच्छर जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, उसी को क्यूलेक्स भी बोलते हैं, ये याद रखना टर्म बस, क्यूलेक्स। ये मच्छर आपने देखा होगा जी, काट रहा बेचारा किसी को। ये क्यूलेक्स ये कैरियर होते हैं जी डिसीज़ को। मान लो किसी को पर्सन को डिसीज हो रही है, बीमारी, उसका खून चूसेंगे, दूसरे को पर्सन को काट देंगे, उसकी बॉडी में छोड़ देंगे वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, और फिर उसको भी हो जाएगा। तो ये कॉमन कैरियर होते हैं जी। कैरियर का मतलब ले जाने वाले, डिसीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाते हैं। कितने अजीब बात है ना, ये मच्छर खून पीते हैं। मान लो किसी को डिसीज़ है, बीमारी हो रही है, उसका खून पी लिया जी, अब इनको कुछ नहीं होगा डिसीज़, देखो कितनी अच्छी इम्यूनिटी है इसकी कि इसको नहीं होगा, लेकिन पर्सन को ये बीमार कर देता है। देख लो इतना सा मच्छर कितना ताकतवर है। ये कैन फ्लाई ए डिस्टेंस अप टू 1 to 1.5 किलोमीटर, ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं जी। दे ब्रीड इन डर्टी स्टेगनेंट वाटर, जो गंदा पानी होता है ना, ठहरा हुआ पानी, उसमें ये पैदा होते हैं इनके। तो जहाँ पे भी गंदा ठहरा हुआ पानी है, आप घर के आसपास कहीं पे भी ठहरा ना रहने दें, उसे साफ रखें। अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है जी, एक सेवरल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है दिल्ली में, दिल्ली में एक एसोसिएशन है जी, उन्होंने अभी कंप्लेंट किया है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मच्छर बढ़ गए हैं जी। उस मच्छर बढ़ने के कारण क्या है, अब मच्छर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉस्किटो, तो उनकी वजह से बीमारी भी बढ़ जाएंगे ना, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना एक्सरसाइज शांतिर ऑर्गोसेना ऑग्रोसेना, शांतिर ऑग्रोसेना 2021। ये एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मल्टी नेशनल का मतलब है जी एक दो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बल्कि बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बांग्लादेश में होगी। इसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगी, और इंडियन आर्मी के साथ साथ इसमें यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरबिया, कुवैत और सिंगापुर भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये बांग्लादेश में सेलिब्रेट की जा रही है जी। किस लिए ये एक्सरसाइज हो रही है अभी, इसमें देखो सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, अपनी टैक्टिक्स दिखाती हैं जो जो उन्हें आता है, एक दूसरी कंट्री को शेयर करते हैं इसमें। अब इसलिए की जा रही है ये एक्सरसाइज टू कमोमरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन। जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है ना, राष्ट्रपिता, जैसे हमारी कंट्री का राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी इंडिया के, ऐसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं जी शेख मुजीबर रहमान। तो इनकी बर्थ सेंटेनरी है, सेंटेनरी का मतलब होता है जी 100, मतलब 100वीं वर्षगांठ है इनकी, बर्थ एनिवर्सरी मतलब 100th बर्थ डे इनका, 100वां बर्थडे जी। उसको कॉमोमरेट करने के लिए, कॉमोमरेट मतलब है सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। और शेख मुजीबर रहमान को बंगा बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी रजनीकांत को मिला है जी।
रजनीकांत के बारे में कौन नहीं जानता जी। अगर आप नहीं जानते तो समझ लो आप कंट्री में रहते नहीं हो जी, कंट्री का नहीं है। ये एक साउथ इंडियन हीरो जी, एक्टर हैं कॉलीवुड के। कॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है ना जी, बॉलीवुड बॉलीवुड पूरे इंडिया में क्या जी हिंदी मूवी बनाता है, ऐसे कॉलीवुड है साउथ इंडिया में, कॉलीवुड बोलते हैं उसे, इंडस्ट्रीज़ का नाम है जी कॉलीवुड। ये साउथ इंडियन मूवी बनाते हैं तमिल वगैरह में, लैंग्वेज में। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी मिला जी, रजनीकांत को दिया गया, इसलिए न्यूज़ में है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये जी रजनीकांत अगर नहीं देखे, और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड ऐसा होता है, देख लो आप। ये और ये जो ऊपर बनी है ना जी फिगर, मतलब इनकी फ़ोटो, ये हैं जी दादा साहब फाल्के। ये दादा साहब फाल्के कौन थे जी? दादा साहब फाल्के का नाम था जी असली धुनधिराज, धुनधिराज गोविंद फाल्के। धुनधिराज, ये जी DHUNDIRAJ, धुनधिराज, और गोविंद फाल्के, गोविंद फाल्के। गोविंद की स्पेलिंग तो आप जानते हो, और फाल्के की ये लिखी फाल्के। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए जी, और दादा साहब फाल्के धुंधराज गोविंद फाल्के थे जी। इन्होंने इंडियन सिनेमा स्टार्ट किया था। सबसे पहली जो मूवी कौन है जी हमारी कंट्री में बनी, उसका नाम है जी राजा हरिश्चंद्र। ये एक मूक मूवी थी जी, मतलब बोलने वाली नहीं थी इसे, ये क्या जी चुप सब एक्टिंग कर रहे थे, इसमें कोई आवाज़ नहीं थी, बिना आवाज़ की मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बनाई जी, 1913 में। तो ये दादा साहब फाल्के ने स्टार्ट की जी, और इंडियन सिनेमा का फादर भी दादा साहब फाल्के को ही बोला जाता है। फादर का मतलब जनक जी, प्रोड्यूसर, इन्होंने स्टार्ट किया जी इंडियन सिनेमा। तो ये राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी थी 1913 में। और सबसे पहली बोलने वाली मूवी कौन सी थी जिसमें आवाज़ भी आई थी, वो थी जी आला मारा। आला मारा आपने पढ़ा होगा, आला मारा हिस्ट्री में। ये 1931 में बनाई गई थी, 1931 में। तो इसमें जी ये है जी रजनीकांत, देखो जिन्हें मिला है, अगर आपने नहीं देखे नहीं जानते हो तो आप, ये जवानी का फ़ोटो जी, स्टाइलिश मैन है जी। और ये अभी का तस्वीर है जी इनका, रजनीकांत। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है जी, इंडियन सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है, वो किसी को दिया जाता है। ये तब दिया जाता है जब किसी का कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो इंडियन सिनेमा में, तब दिया जाता है। और इसे कौन देता है जी? इसे एनुअली देते हैं जी किसी पर्सन को। और कौन देता है? डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल देते हैं जी। ये और ऑर्गेनाइजेशन है जो किसने सेटअप की? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सेटअप की है जी डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये होता है जी, उसके डायरेक्टरेट देते हैं, फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टरेट इसे देते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड भी बोला जाता है इसे, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है। ये अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? एक तो जी ये ट्रॉफी जो हमने देखी, और गोल्डन लोटस, लोटस का मतलब आप जानते हो जी कमल का फूल, गोल्डन। कैश प्राइज दिया जाता है जी 10 लाख रुपए का। एक सॉल दिया जाता है, सॉल, ओढ़ने वाला सॉल की बात हो रही है जी। ये अवार्ड उसी को दिया जाता है जी जो इंडियन सिनेमा में जिसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था जी? फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया था, 1969 में, 1969 में प्रेजेंट किया गया था फर्स्ट टाइम। और पहली बार किसको दिया गया था? देविका रानी, एक्ट्रेस थी जी देविका रानी, हीरोइन थी देविका रानी, उनको दिया गया था। इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हरियाणा असेंबली ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी असेंबली के कुछ रूल बनाए फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन असेंबली, कि असेंबली में आप कैसे बर्ताव करोगे, कैसे जो एमएलए वगैरह होते हैं ना, विधायक की वो असेंबली होगी, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसकी मीटिंग होती है जब सेशन लगता है, तो उसमें आप कैसे बिहेव करोगे उसके लिए नियम कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए जी। तो इसलिए न्यूज़ में है। क्या क्या रूल्स बनाए जी? ये सेवरल रूल्स बनाए जी। ये देखो, ड्यूरिंग एवरी स्टिंग ऑफ हाउस प्रेजेंस एटलीस्ट 2 मिनिस्टर इज मस्ट। जब भी मान लो जी हाउस की स्टिंग होगी, सेशन लगेगा हाउस का, तो कम से कम 2 मिनिस्टर होने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जी जब कभी मान लो कॉलिंग अटेंशन मोशन पे डिस्कशन हुआ है, बिजनेस ऑफ हाउस कुछ पे भी डिस्कशन हुआ, तो ऐसा देखा गया कई बार कि मिनिस्टर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई मिनिस्टर ही नहीं है हाउस में। तो ये अब रूल्स बनाए, कम से कम 2 मिनिस्टर प्रेजेंट रहेंगे जब भी सेशन लगेगा हाउस का। मेंबर सेल नॉट टीयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस इन प्रोटेस्ट। मान लो जी अगर कोई विद्रोह करना है आपको, तो हाउस में, विधानसभा में आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाड़ोगे नहीं। टीयर ऑफ का मतलब है जी फाड़ोगे नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट। जैसे क्या है जी, कुछ कई बार देखा गया अपोजिशन के मेंबर होते हैं ना, अपोजिशन पार्टी के विपक्ष के नेता, वो क्या है डॉक्यूमेंट्स कागज़ को फाड़ देते हैं जी। कोई बिल विल पास हो रहा है कुछ को, उसको हाउस में ही फाड़ देते हैं। तो ये आप नहीं फाड़ोगे, अब ये रूल है। नेक्स्ट है जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तभी पूछोगे जब स्पीकर बोलेंगे।
अगर स्पीकर के ओपिनियन में, अगर इन हिज ओपिनियन स्पीकर अगर चाहेंगे कि उनके ओपिनियन में वो ये लग रहा है कि इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द मेन क्वेश्चन और आंसर, मान लो अगर उन्हें ये लग रहा है जो मेन क्वेश्चन अभी चल रहा है उस पर वार्तालाप हो रही है जी मेन काम पे, और वो क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग नहीं है, उससे अलग क्वेश्चन है, तो स्पीकर मना कर सकते हैं जी नहीं आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। या फिर स्पीकर को जो लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, अगर उन्हें लगेगा कि क्वेश्चन बल्कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहे बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन इट गिव्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मांगने की बजाय इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये आदमी जो पूछ रहा है सेशन में, तो भी स्पीकर उससे मना कर सकते हैं भाई साहब आप बैठ जाओ, आपका कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन पूछने की। इट सीक्स टू इन्फो कन्फर्मेशन और डिनाइल ऑफ ओपिनियन, तब भी मना कर सकते हैं जी स्पीकर। नेक्स्ट है इट इन्फ्रिंजेज एनी ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई रूल्स का उल्लंघन करता है, इन्फ्रिंज का मतलब है जी उल्लंघन या वायलेशन करता है, तो भी स्पीकर मना कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बैठ जाइए। स्पीकर सेल अलाउ नॉट मोर देन 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑन एनी क्वेश्चन, मान लो जी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप 2 से ज़्यादा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब है जी जैसे एक क्वेश्चन पूछा और उससे रिलेटेड आपने 2 क्वेश्चन और पूछ लिए, इसका मतलब है सप्लीमेंट्री, लेकिन 2 से ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते, ये स्पीकर अलाउ नहीं करेंगे जी आपको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए। इसमें जी डेफिनेशन दी गई लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, न्यू डेफिनेशन अडॉप्ट की गई है, जो विपक्ष का नेता होता है ना उसके लिए। अभी तक क्या है जी, जैसे मान लो कोई भी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के अलावा कोई नेक्स्ट पार्टी है, जैसे मान लो जी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें हम, बीजेपी सेंटर में जी उसकी गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं उनको छोड़ के जी नेक्स्ट जो पार्टी है जी अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की पार्टी, उसके जितने भी मेंबर हैं अगर उन्हें अपोजिशन लीडर बनना है, लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में, लोकसभा में, तो उनके पास 1/10 मेंबर होने चाहिए जी लोकसभा के। लोकसभा में मेंबर कितने, जैसे 543 मेंबर हैं टोटल, 543, तो इसका 1/10 कितना हो गया 54.3, यानी कि लगभग कम से कम 55 मेंबर चाहिए अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है। तो अभी तो है जी ये 1/10 चाहिए, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा कर दिया इसमें। एक्स्ट्रा क्या कर दिया, देखो इसमें कहा लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होगा मीन्स लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स अदर देन द पार्टी दैट हैज़ फॉर्म द गवर्नमेंट। जिस भी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है, मतलब रूलिंग पार्टी को छोड़ के जो भी अदर पार्टी होगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है उस पार्टी का, और वो पार्टी को अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया जाएगा। और वो पार्टी में के पास कितना होगा जी, उसके पास एटलीस्ट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वोरम ऑफ द हाउस। क्वोरम क्या होता है, क्वोरम भी ये होता है जी किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग चलाने के लिए, लोकसभा की या राज्यसभा की या विधानसभा की स्टेट पे कम से कम 1/10 मेंबर चाहिए जी। अगर मान लो कोई सेशन लग रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, उसको 1/10 मेंबर चाहिए जी कम से कम। जैसे लोकसभा की बात करें जी 543 हैं, तो 1/10 लगभग 55 मेंबर चाहिए कम से कम बिजनेस चलाने के लिए, तो ये होता है जी क्यूरम। तो इसमें भी यही कहा है जी कि 1/10 जो है जी स्ट्रेंथ ऑफ क्यूरम है, क्यूरम हाउस है उसका, उसके इक्वल अगर किसी के पास मेंबर हैं तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाएगा। नया क्या है, नया ये जोड़ा जी, या तो उसके पास 1/10 है या लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर, मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर है रूलिंग पार्टी के अलावा, तो उसे डिक्लेयर किया जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी के नेता को। प्रोवाइडेड दैट इफ़ मोर देन वन पार्टी हैज़ गॉट इक्वल नंबर, मान लो जी अगर एक से ज़्यादा, जैसे ये बीजेपी होगी जी इसकी गवर्नमेंट बन गई, इसके अलावा 2 पार्टी होगी, मान लो 2 पार्टी होगी जिनके पास सेम मेंबर, मान लो इसके पास भी 20 मेंबर है, इसके पास भी 20 मेंबर है। अब ये विधानसभा की बात हो रही है जी, लोकसभा की बात नहीं हो रही, वहाँ पे तो 55 मेंबर चाहिए। विधानसभा में मान लो जी किसी में 100 ही मेंबर है, जैसे विधानसभा की बात करें हरियाणा असेंबली की, उसमें 90 मेंबर हैं जी, तो मान लो बीजेपी गवर्नमेंट है जी अभी, उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए, लगभग 45 से ज़्यादा चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 46 मेंबर है तो बना लेगा। उसके अलावा मान लो जी किसी के पास 1/10 कितना होगा 90 का 9 हो गया, मान लो किसी के पास 10 मेंबर बराबर है, 10 मेंबर दो पार्टी के, जैसे मान लो कांग्रेस के पास 10 मेंबर है और कुछ मान लो जी कोई दूसरी पार्टी सपा, मान लो जी सपा तो है नहीं हरियाणा में, आप मान लो जी लोकदल पार्टी मान लो, इनेलो मान लो जी, इनेलो मान लो जी, इंडियन नेशनल लोकदल, ये पार्टी है, इसके 10 मेंबर हैं। अब 2 पार्टी के पास सेम मेंबर है, अब किसको बनाओगे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब बनेगा जी वो, अब बनेगा कौन,
अब बनेगा वो जिसके पास नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ज़्यादा हैं। मतलब जब इलेक्शन हुए थे ये देखा जाएगा सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है। ये 10 मेंबर तो हैं, इन 10 मेंबर में से वोट देखी जाएंगी, सबसे ज़्यादा पीपल ने किसको वोट दिए तो वो देखी जाएंगी। अब अगर मान लो ये वोट भी बराबर हुई जी, मान लो 2 मेंबर ही जी कांग्रेस और इनेलो के, उनके पास 10-10 मेंबर हैं विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में, और इनके पास वोट भी बराबर है। मान लो इन 10 मेंबर को मिली लोग टोटल 10 करोड़ वोट और इनको भी 10 करोड़ वोट मिली। अब किसको देखा जाएगा जी, अब दोनों के पास इक्वल वोट है, तब देखा जाएगा जी, फिर ये देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी इक्वल हैं तो फिर उन्हें अल्टरनेटिवली लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। अल्टरनेटिव का मतलब है बारी बारी से कि भाई साहब एक बार आप बन जाओ, कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए मान लो आप बन जाओ लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी से, और 6 महीने के लिए मान लो आप बन जाओ इनेलो पार्टी से। और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये जी ड्रॉ ऑफ लॉट्स से। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है जी एक डिब्बा रख देंगे, डिब्बे में दोनों मेंबर की पर्ची डाल देंगे, एक कांग्रेस की एक इनेलो की। अब उसमें से किसी आदमी को निकलवाने के लिए बोलेंगे। अब जिसकी भी पर्ची आई हाथ में उसको कह देंगे भाई साहब पहले आप बनो, उसके बाद फिर ये बनेंगे, फिर उसके बाद फिर आप बनोगे, फिर ये बनेंगे। समझ गए, ऐसे अल्टरनेटिवली लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। तो ये था जी, इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पुलिस रिफॉर्म। 2006 का रूलिंग है जी, एक जजमेंट दिया जाता सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में, उसे प्रकाश सिंह केस भी बोलते हैं। ये जी प्रकाश सिंह केस या प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस बोलते हैं जी। तो अभी न्यूज़ में क्यों जी, अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम, देखो अभी क्या इशू है कि अभी आपको पता होगा महाराष्ट्र में कुछ एलिगेशन लगे थे आईपीएस ऑफिसर और महाराष्ट्र में जो लीडर्स वगैरह हैं, पावर ब्रोकर का मतलब है जी जो नेता होते हैं, जो इनके बीच में कुछ गठबंधन देखने को मिला जी। नेक्सस एक तरह से कैहुट्स का क्या मतलब होता है, षड्यंत्र, सांठ-गांठ, मिली भगत जो आपस में कर लेते हैं ना करप्शन के लिए, करप्शन फैलाते हैं, भ्रष्टाचार, तो इसमें देखने को मिला। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब जो हमने 2006 में जो प्रकाश सिंह केस के कुछ गाइडलाइंस दी थी ना पुलिस रिफॉर्म के लिए कि पुलिस में ये सुधार किया जाना चाहिए, तो आप उनको लागू करो, ये चीज़ होंगी नहीं, ये षड्यंत्र देखने को नहीं मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह के जजमेंट में क्या कहा था वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसने 7 पॉइंट दिए थे जी, 7 पॉइंट। उसने सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दी थी। पहला क्या था, पहला कहा था, पहला देखने से पहले इसका बैकग्राउंड समझो जी। पहले प्रकाश सिंह कौन थे, प्रकाश सिंह थे जी एक डीजीपी थे यूपी के पुलिस के, यूपी में उत्तर प्रदेश में डीजीपी थे और असम में भी डीजीपी रहे थे। तो इन्होंने 1996 में 1996 में रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल की, मतलब एक याचिका डाली जी, पिटीशन। उसने कहा कि पुलिस रिफॉर्म के लिए याचिका डाली कि आप पुलिस रिफॉर्म के लिए कुछ गाइडलाइंस दीजिए। और ये चीज़ याद रखनी है, पुलिस सब्जेक्ट किसका है, स्टेट सब्जेक्ट है जी। मतलब जो 7th शेड्यूल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं ये तो पता है ना आपको, 12 शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, उसमें लिस्ट है जी कुछ, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट ही गवर्नमेंट उसके लॉ बनाती है जी, कानून वगैरह। तो पुलिस किस में, स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट ही लॉ बनाती है जिसके लिए। तो इस जजमेंट में कहा था जी, डायरेक्ट किया था स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि आप पुलिस रिफॉर्म लेके आइए, पुलिस में कुछ चेंजेस कीजिए। और ये कौन कौन से मेजर्स दिए थे, कौन सी गाइडलाइंस थी, 7 गाइडलाइंस दी थी जी, 7। कौन कौन सी, फर्स्ट थी जी, ये फर्स्ट थी फिक्सिंग द टेन्योर एंड सिलेक्शन ऑफ डीजीपी। जो डीजीपी करते हैं जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ी पोस्ट होती है जी पुलिस में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पता ही होगा आपको। तो डीजीपी जो अपॉइंट करोगे उसका टेन्योर फिक्स कीजिए, 2 साल का करिए। अभी क्या होता है जी, मान लो डीजीपी की जो रिटायरमेंट टर्म है, जैसे मान लो 60 ईयर के बाद जी रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, तो 60 ईयर से मान लो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले किसी को डीजीपी बना देंगे। अब वो 2 महीने में क्या ही करेगा ये बताओ आप, कैसे डिसीजन लेगा 2 महीने में। तो ये डीजीपी को ये कहा जी, ये कार्यकाल है जो टेन्योर है कम से कम फिक्स कीजिए, इसका 2 साल का करिए, 2 ईयर का होना चाहिए, ये फिक्स करने के लिए कहा। और सिलेक्शन प्रोसीजर फिक्स होना चाहिए डीजीपी का। ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट से पहले कुछ महीने पहले उसे पोस्ट दोगे डीजीपी की, सिर्फ उसके नाम के पीछे टैग लगवा दोगे हाँ डीजीपी रिटायरमेंट हुआ है, ऐसा टैग लगाने के लिए आप नहीं करोगे किसी की पोस्टिंग। कम से कम 2 साल के लिए अपॉइंट करो जी। नेक्स्ट कहा था जो आईजीपी है जी, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी से छोटे होते हैं जी आईजी, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस। तो इनका भी कार्यकाल फिक्स करो जी मिनिमम, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए इनका कार्यकाल भी मिनिमम टर्म रखो ताकि ये भी अपना काम सही से कर सकें। नेक्स्ट गाइडलाइंस थी ये 2 नंबर की थी, तीसरी नंबर की गाइडलाइंस थी कि जो ऑफिसर की पोस्टिंग होती है ना,
जैसे मान लो जी पुलिस में ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, उसके लिए एक बोर्ड बनाओ, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। जितने भी पुलिस ऑफिसर होंगे इसमें मतलब ये कंप्राइज करेंगे जी पुलिस एस्टेब्लिश बोर्ड में मेंबर कौन कौन होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे और कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो क्या करेंगे जी, जो पॉलिटिकल लीडर वगैरह जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, मतलब गठबंधन कर लेते हैं, नेक्सस कर लेते हैं पुलिस वगैरह से और फिर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, अपने मतलब अपने फेवर का बंदा पुलिस में अपॉइंट कर देते हैं, प्रमोशन उस अपने बंदे का कर देते हैं। तो अपने बंदे का मतलब है जी अपने आदमी का। तो ये पोस्टिंग वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह कर देते हैं। तो इससे बचाने के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो, यही करे जी इनका ट्रांसफ़र वगैरह पुलिस पर्सनल का। ये जो कहेगा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड वो ही करेगी जी फिर गवर्नमेंट, कि उसी को आप ट्रांसफ़र करो, पोस्टिंग कहाँ करनी है सब ये देखेगा। नेक्स्ट इसकी गाइडलाइन थी जी स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ एक। अभी देखो जी जैसे मान लो पुलिस ने कुछ, मान लो कोई कॉमन मैन है जी, इसका कोई कसूर नहीं है बेचारे का और इसे वैसे ही डंडे पड़ रहे हैं। पुलिस का जब मर्जी होती है किसी को भी, मान लो किसी को मारने लगती है, किसी को भी कसूर नहीं है, किसी को अरेस्ट कर लिया, तो ऐसी कोई जो है ना फ्रॉड फ्रॉड केस बनाती है पुलिस, किसी पे इल्ज़ाम लगा देती है और कुछ किया नहीं होता। तो ऐसे पुलिस वाले को सबक सिखाने के लिए एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ, जिसमें जो कॉमन मैन है ना, वो भी पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं वो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकें। एग्रीव्ड बाय द पुलिस एक्शन कुड अप्रोच, ये पुलिस स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, इसके पास जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कि इसने हमारे खिलाफ ये किया है, बेफालतू में हमें मारा पीटा, तो पुलिस को भी फिर उसी हिसाब से सज़ा मिले। नेक्स्ट है जी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। अभी क्या है जी पुलिस क्या है, पुलिस देखो अपना लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन भी देखती है, मतलब देखती है जी कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो, सारा काम देखती है, तैनात रहती है, डिप्लॉय करते हैं पुलिस को। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का काम भी देखती है जी, मान लो किसी आदमी को अरेस्ट किया तो इन्वेस्टिगेशन जांच करेगी, कौन करेगा, पुलिस के आदमी करेंगे। तो इनको सेपरेट करो, इनको अलग अलग करो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग होनी चाहिए पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग होना चाहिए, अलग अलग फंक्शन करो इन्हें। नेक्स्ट गाइडलाइन थी जी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पे एक सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, स्टेट लेवल पर स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ और नेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ। तो ये 7 गाइडलाइंस दी थी जी। लेकिन अभी रिस्पॉन्स क्या है जी, देखो जी 2006 के जजमेंट के बाद अभी तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने फुली ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किया, कोई स्टेट ने नहीं किया। हाँ बहुत से स्टेट्स ने लॉ पास किया जी, 18 स्टेट हैं जिन्होंने पुलिस एक्ट बनाए इसके बाद, लेकिन ये अभी कोई भी ऐसे रिफॉर्म नहीं किए गए जी जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हो प्रॉपरली। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी। अब करेंगे हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो तो आप बोलो यस, ना भी बोलोगे तो जी करने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वेयर इज़ लेक बैकाल सिचुएटेड, बताना आपको लेक बैकाल है जो झील है कहाँ पे। इसराइल, रसिया, तजाकिस्तान, टर्की, बिल्कुल सही जी, रसिया में। अभी तो पढ़ा, रसिया में कहाँ पे, साइबेरिया में। कैसी लेक है, क्रेसेंट शेप लेक है और सबसे डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरी लेक है पूरे वर्ल्ड की, और सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम, ये भी याद रखना। 7th नंबर पे है जी सरफेस एरिया के रिगार्डिंग देखें तो 7th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग द पीस विद नेचर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलीज्ड बाई, ये बताना जी। और ये रिपोर्ट है एक मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है ये बताना, अभी न्यूज़ में थी, बताओ जी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जर्मन वॉच, यूएन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इंटरनेशनल। देखो जी इसे यूएन इन्वायरमेंट करता है, यूएन इन्वायरमेंट यूनेप को ही बोलते हैं जी, यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये जी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जी यूनेप, ये रिलीज करती है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जी, आपको बताना है सही कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल बाय स्टेटिंग दैट इट इनिशिएट लेजिस्लेशन आउटसाइड द लेजिस्लेशन कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मान लो जी कोई भी लॉ पेश किया जा रहा है, कोई भी मेंबर उस बिल को रोक सकता है, उस बिल को रोक सकता है, उसके इंट्रोडक्शन को, मतलब कोई इंट्रोड्यूस करने जा रहा है बिल, ये बिल है जी, कागज़ है, इस पर लिखा है जी कोई सा कानून बनाने के लिए बिल है और ये पेश कर रहा है जी पार्लियामेंट में, तो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का कोई भी एमपी रोक सकता है इस बिल को अगर वो पार्लियामेंट के रूल के खिलाफ है। तो क्या रोक सकता है क्या कोई मेंबर, एनी मेंबर, या फिर स्पीकर ही रोक सकता है सिर्फ, या चेयरमैन राज्यसभा का, आपको बताना जी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऑल गवर्नमेंट बिल्स ऑटोमेटिकली गो टू पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एग्जामिनेशन। देखो जी सारे बिल जो पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही पार्लियामेंट की कमेटी होती है ना, जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उनके पास चले जाते हैं। बताओ जी 1 2 दोनों या दोनों गलत।
देखो जी, ये तो एब्सेंट स्टेटमेंट है, ऑटोमेटिकली अपने आप कैसे चले जाएगा बिल है, उससे तो कोई ना कोई भेजेगा ना, स्पीकर कहेगा, स्पीकर भेजते हैं जी उसे, या जो भी मिनिस्टर, जैसे गवर्नमेंट बिल होता है जी, मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर से कि इसे पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, तो स्पीकर भेजते हैं जी फिर। तो ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन पहली बिल्कुल सही है जी, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का रोक सकता है अगर वो पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हमारा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जी मिल्क के रिगार्डिंग, दूध जो आप पीते हो ना रोज, उसके रिगार्डिंग दिए हैं। प्राइसेज ऑफ मिल्क इन द कंट्री आर डिसाइडेड इंटायरली बाय मार्केट फोर्सेज। जो मिल्क का प्राइस होता है ना, मूल्य जितना भी उसका प्राइस है, वो निर्धारित कौन करता है, मार्केट फोर्स पे डिसाइड होता है जी, वो जितनी मार्केट फोर्स है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल इज ए मैटर ऑन विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट। जो कैटल है यानी पशु, ढोर जिन्हें बोलते हैं, पशु एनिमल्स, जैसे जी गाय भैंस हो गई, जिनके प्रिजर्वेशन के लिए कोई भी लॉ बनाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इनके लॉ बनाने की, एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है इन पे लॉ। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एनिमल हस्बेंड्री एंड द क्वालिटी ऑफ कैटल ब्रीड इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, उनमें क्या है जी, ये प्रावधान है कि एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना और कैटल ब्रीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्या ये डीपीएसपी में मेंशन है क्या ऐसा कुछ, आपको बताना जी सही कौन सा करेक्ट, 1 2 करेक्ट है क्या, 2 3 1 3 या 1 2 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका प्राइस मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड नहीं होता, बल्कि कॉरपोरेट करते हैं जी, कॉरपोरेशन। जैसे अमूल है जी, अमूल, अमूल का दूध तो कभी पिया होगा आपने। अमूल क्या है, कॉरपोरेशन है जी, कॉरपोरेशन। आप कंपनी मान लो जी, कंपनी है, कॉरपोरेशन क्या है जी, फार्मर के साथ मिलकर काम करती है। ये अमूल उनसे दूध लेती है और फिर पूरे कंट्री में सप्लाई करती है, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी ये एक्सपोर्ट करती है अमूल। तो ये अमूल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है जी, दूध मतलब दूध बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, ये सब देखेंगे जी, ये उस पर डिसाइड करते हैं मिल्क का प्राइस, ये मार्केट फोर्स पे डिसाइड नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है। जहाँ पे 1 है काट दो जी, आपका आंसर आ गया 2 और 3 करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल प्रिजर्वेशन को कैटल सब्जेक्ट स्टेट का है, और इस पर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और ये आर्टिकल 48 में मेंशन है जी। अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो, किताब है तो आपके पास लक्ष्मीकांत या कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूशन की है, या आप अपने फ़ोन में भी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक एप्लीकेशन, जैसे आपने व्हाट्सअप डाउनलोड किया हुआ ना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो उसमें आर्टिकल 48 में देखो जी, उसमें लिखा होगा इंप्रूविंग एनिमल हस्बेंड्री एंड क्वालिटी ऑफ कैटल। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। विद रेफरेंस टू द कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्ड के, ये जी कैश मैनेजमेंट, अब दिखाई दे रहा होगा, कैश मैनेजमेंट बिल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बताओ जी। दे आर शॉर्ट टर्म बिल, ये शॉर्ट टर्म बिल होते हैं, बिल्स आर इश्यूड बाई आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, बिहाफ का मतलब है जी हेतु, किसी के बिहाफ पे, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इन्हें इश्यू करती है, रिलीज करती है। दे आर एलिजिबल एज एसएलआर सिक्योरिटीज फॉर बैंक्स, ये बैंक क्या जी एसएलआर सिक्योरिटी की तरह रख सकते हैं। एसएलआर क्या है, ये स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, इसकी फुल फॉर्म है जी। ये क्या होता है एसएलआर, देखो गवर्नमेंट कुछ, ये आरबीआई फिक्स करती है कि जितने भी बैंक है ना, गवर्नमेंट हो प्राइवेट बैंक, तो वो क्या है अपने पास कुछ पैसा रखेंगे जी, ताकि मान लो उसका फेलियर ना हो, बैंक रन ना हो, समझ गए, मतलब कुछ 22% के अराउंड अपने पास पैसा रखती है, कुछ वो मनी में रख सकती है, पैसे में, कैपिटल मतलब कैश में रख सकती है, या फिर सिक्योरिटी रख सकती है जी। सिक्योरिटी का मतलब यही है जी, कागज़ पे लिखा है सिक्योरिटी, जैसे बॉन्ड शेयर होते हैं, ये सिक्योरिटी होती हैं। तो ये एसएलआर सिक्योरिटी के लिए कैश मैनेजमेंट बिल यूज हो सकते हैं क्या, एलिजिबल है क्या, आपके ऑप्शन है जी 1 करेक्ट, 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है जी, ऑल ऑफ दी अबव सारे करेक्ट हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है जी मैं कैश मैनेजमेंट बिल, और आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और एसएलआर सिक्योरिटी की तरह यूज कर सकते हैं हम बैंक में। नेक्स्ट है जी रेंट सीकिंग एक्टिविटीज़ बाई बिजनेस फर्म ऑफन इन्वॉल्व, ये बताना जी रेंट सीकिंग एक्टिविटी किससे बिलोंग करती हैं इनमें। स्ट्रेटेजाइजिंग टू कट डाउन रेंटल कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो जी ये ऐसी नीति होती है जो कंपनी अपनाती हैं, बिजनेस कोई कंपनी है ऐसी नीति अपनाती हैं ताकि उनकी जो रेंटल कॉस्ट है वो कम हो सके, कट डाउन हो सके, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो कम हो सके। नेक्स्ट है जी लॉबिंग द गवर्नमेंट टू चेंज रूल्स फॉर मेकिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल, या फिर रेंट सीकिंग एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट को ये मतलब ये डिमांड करती हैं गवर्नमेंट से कि भाई साहब आप अपने गवर्नमेंट रूल चेंज करो हमारे हिसाब से, ताकि हमें प्रॉफिट हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। या फिर स्पेकुलेटिंग इन फाइनेंशियल मार्केट टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज,
या फिर मार्केट में जी फाइनेंशियल मार्केट में स्पेकुलेटिंग करने के लिए होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीपल एवेन्यूज टू मैनेज कैश बर्डन, या फिर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फ्रॉम मल्टीपल एवेन्यूज टू मैनेज कैश बर्डन, मतलब कि मान लो जी पब्लिक होती है जो इन्वेस्ट करती है, वो उनका इन्वेस्टर मतलब इनका शेयर वगैरह खरीदें, तो इसके लिए ऐसी एक्टिविटी करती हैं क्या, रेंट सीकिंग एक्टिविटीज़ में। इसका करेक्ट आंसर है जी बी। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जी रेंट सीकिंग एक्टिविटी कि गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करती है जी कि अपना रूल चेंजेस करिए ताकि हमें बिजनेस को प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जी, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से क्या है जी इंटरमीडियरी गुड्स को घटा दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स, ताकि जी गुड्स की डबल काउंटिंग ना हो इसलिए हटा दिया जाता है। इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इन द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए किया जाता है क्या? आपका ऑप्शन है जी करेक्ट बताना, 1 2 करेक्ट या दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। इंटरमीडियरी गुड है जी, जैसे आपको पता होगा जी जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है जी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब एक साल में जितना भी हमारी जोग्राफी है, जैसे ये इंडिया की जोग्राफी है जी, ये पूरी पूरी टेरिटरी, इसके अराउंड मतलब इंडिया का मैप बनाने की कोशिश की है जी मैंने। ये जी इंडिया की जोग्राफी मान लो जी, ये समझ गए, ये इंडिया का मैप है जी। इसके अराउंड जितना भी प्रोडक्शन होता है जी गुड्स और सर्विस का, माल और वस्तु जितनी भी यहाँ पैदा हो रही हैं एक साल में, उनकी जितनी भी फाइनल वैल्यू है, जैसे मान लो पेन पैदा हुआ जी, मतलब पेन पैदा कैसे, मतलब बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, तो ये पेन जब मैन्युफैक्चर किया गया कंपनी में तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आई है, जैसे 10 रुपये का पेन आया, तो सारे प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट कर लें हम गुड्स और सर्विस की, वो होता है जी जीडीपी। तो जीडीपी में जो इंटरमीडियरी गुड होती है उनको काउंट नहीं करते जी, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? जैसे इंटरमीडियरी गुड कैसे होती है जी, पेन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए होगी ना, प्लास्टिक और स्याही जल्दी चाहिए होती है, स्याही का मतलब इंक, इंक चाहिए होती है, तो प्लास्टिक और इंक को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जी ये काउंट कर लिया, क्योंकि पेन में भी तो हमने वैल्यू लगा ली, 10 रुपये का बन के तैयार हुआ है, अगर इनको भी काउंट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी, एक बार तो पेन में प्लास्टिक और इंक काउंट हो जाएगी, एक बार अलग से, तो ये डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए हम हटा देते हैं जी इंटरमीडियरी गुड्स को। समझ गए ये जी इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका आंसर ए हो जाएगा जी, एक करेक्ट, 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देयर विल बी प्रोग्रेसिवली लेसर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी और एनडीपी में कब डिफरेंस कम होगा ये बताना जी। देखो जी जीडीपी होता है, अभी हमने जाना, और एनडीपी क्या होता है जी, एनडीपी होता है जी जीडीपी, जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन घटा दें, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो जी बन जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपको बताना जी इनके बीच में गैप, ये बताना है लेसर गैप, डिफरेंस कब कम होगा, मतलब कम से कम डिफरेंस कब होगा जी इन दोनों के बीच में, कब कम होगा, ये देखो जब डेप्रिसिएशन कम होगा, जब मान लो जी डेप्रिसिएशन 0 है तो जीडीपी बराबर एनडीपी हो जाएगा कि नहीं? अगर 0 माइनस करेंगे जीडीपी में से तो कितना हो जाएगा, एनडीपी बराबर जीडीपी, मतलब लेसर डिफरेंस होगा। तो यही बताना कब कम होगा, जब डेप्रिसिएशन कम होगा, ये पहले ही बता दिया जी मैंने। अब इसका देखो यही है, देखो ये, इफ़ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज हाई इन ए नेशन एंड कैपिटल डेप्रिसिएशन इज लो, ये जी इसका आंसर, बी आंसर है जी इसका, कि टेक्निकल ग्रोथ तो हाई होनी चाहिए जी। टेक्निकल ग्रोथ का मतलब टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी यूज होना चाहिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि कॉस्ट कम से कम आए और डेप्रिसिएशन कम हो जी। तो तब होता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है जी, मान लो जी एक मशीन है, एक मशीन खरीदी आपने, इससे क्या बना रहे हो, जो आप ग्लास बना रहे हो, ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास बना रहे हो। अब ये मशीन क्या है जी, आज खरीदी आपने 2021 में, अब क्या ये 10 साल में ऐसी रहेगी नहीं, और इतनी इसकी क्वालिटी रहेगी प्रोडक्ट, मतलब इसकी इतनी ही कैपेबिलिटी रहेगी, ये मशीन कभी तो जी पुरानी होगी, मान लो 10 साल 20 साल 50 साल में, तो इसकी वैल्यू भी तो घट रही है ना मशीन की। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल इसके पुर्जे उर्जे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये मशीन। तो ये जी डेप्रिसिएशन हो रहा है इसका, हर साल इसकी वैल्यू घट रही है, समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू घट रही है। तो ये डेप्रिसिएशन और जीडीपी और एनडीपी समझ आ गया आपको, इसका बी आंसर होगा जी। और आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ क्या हो जाता है, एंड, समाप्त।